हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम नए चैप्टर की बात करें जिसका नाम है एल्कोहल। आज इसी के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है, समझना है कि एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, इसकी क्या भौतिक गुण हैं, इसकी क्या रासायनिक गुण हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे। एल्कोहल की उपयोगिता क्या है, आपको तो पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि एल्कोहल की उपयोगिता क्या है। अक्सर सभी लोग जानते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक सभी लोग कि एल्कोहल की क्या उपयोगिता है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी उपयोगिता तो सबको पता होगा। अब उसको हम बताएंगे नहीं, उसको आप स्वयं जान गए होंगे। लेकिन अब परिचय एल्कोहलों का कैसे देना है, पहले ये जान लेते हैं एल्कोहल क्या होता है। पहले तो देखिए कि एल्कोहल एक पानी जैसा होता है, जैसे HOH, बिल्कुल द्रव जैसा होता है, एक लिक्विड होता है। इसमें इस यदि H को हटा दिया जाए, उसके स्थान पर R जोड़ दें तो ये हो जाता है ROH, तो यह भी एल्कोहल हो गया। और यदि और भी तरह से परिभाषित करना चाहें तो ये कह सकते हैं, जैसे C लगा दें यहाँ पर, C के साथ यहाँ पर OH जोड़ दें, और C की अन्य जो बैलेंसियाँ भी 3 बैलेंसी बची हुई है, 1 2 3, चाहे तो इन तीनों पर हम हाइड्रोजन लगा दें और चाहें तो हम इन तीनों पर एल्काइल जोड़ दें तो भी ये एल्कोहल होगा। वैसे आज हमें परिचित कराना है कि हर कार्बन से लगा OH एल्कोहलिक नेचर का नहीं होता है। सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि हमें पता है कि जहाँ पर OH पाया जाता है वह एल्कोहल होता है, लेकिन आज इससे पर्दा हटाना है कि हर जगह, यानी हर प्रकार से कार्बन से लगा हुआ OH उस पूरे कंपाउंड को एल्कोहलिक नेचर में नहीं बदलता है। अब वो कंडीशन जानेंगे कब किसी कार्बन पर लगा हुआ OH उस पूरे कंपाउंड को एल्कोहलिक नेचर में ले आता है। क्योंकि देखिए, यदि हम जल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है HOH, यानी H उसके साथ जुड़ा हुआ OH। अब ये OH जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये एल्कोहलिक नेचर है? बिल्कुल नहीं। OH इस H से जुड़ा हुआ तो एल्कोहल नहीं हो सकता है। और यहाँ पर देखिए C और OH, इसके साथ जुड़ा कोई H, यह भी एल्कोहल नहीं हो सकता है। तो हो कहाँ सकता है OH हाइड्रॉक्सी नेचर, कब एल्कोहलिक नेचर में बदल सकता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार से हम समझेंगे कि हाइड्रॉक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप कब एल्कोहलिक नेचर का होता। चलिए फिर से एक बार आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और जो चैनल पर हमारे परमानेंट चल रहे हैं, परमानेंट पढ़ाई कर रहे हैं, वह ज़रूर इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए बस अब शुरू किया था, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इतनी बातों के साथ यहाँ पर देखेंगे एल्कोहल क्या होता है, पहले यही जानें। लिखेंगे हम पहले एल्कोहल क्या है। पहला क्वेश्चन यही है, एल्कोहल क्या है। तो परिभाषा उसकी ये बनेगी, जब कार्बन से OH लगा हो, जब कार्बन से क्या लगा हो, OH लगा हो, और इसकी जो बैलेंसियाँ हों, यानी इसकी जो संयोजकताएँ हों, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और एक संयोजकता से लग जाए OH, इसकी जो अन्य तीनों संयोजकताएँ हों वह एल्काइल से, एल्काइल कहें तो R से, एल्काइल यहाँ RR हो गया, या कार्बन, दोनों बात एक ही है। एल्काइल से अथवा कार्बन से अथवा हाइड्रोजन से संतृप्त होती हों वही कहलाते हैं एल्कोहल। इसके अलावा यदि कहीं से भी
इस बात का खंडन होता है तो वो एल्कोहल नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एल्कोहलिक नेचर का एग्जाम्पल लें। जैसे ये है, यहाँ आपका C, उसके बाद OH दिया गया, इसके बाद यहाँ पर 3 बैलेंसियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं, एक पर हम R लेते हैं, इस पर भी R लेते हैं, इस पर H लेते हैं, तो यह एल्कोहल होगा। क्योंकि परिभाषा में हमने क्या दिया, R या C दोनों बात एक ही है, अथवा H से क्या होती हूँ, संतृप्त होती हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो तीनों बैलेंसियाँ हैं ये R अथवा C अथवा H से संतृप्त हैं, इसलिए यह एल्कोहल होगा। और भी देखिए, जैसे ये कार्बन है, स्टार लगा देते समझने के लिए, जहाँ से OH जुड़ा हुआ हो उस कार्बन को हम स्टार लगा देते पहचान करने के लिए। फिर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर देखिए H कर दिया जाता है, H कर दिया जाता है, H कर दिया जाता है। सब जगह पर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, H कर देते हैं। जब सब जगह पर H कर देते हैं तो भी ये एल्कोहल होगा, क्योंकि परिभाषा में शामिल है हाइड्रोजन से अथवा कार्बन से अथवा एल्काइल से बैलेंस हो। तो बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ सब जगह पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो गए, एक प्रकार का एल्कोहल होगा। अब जरा देखिए, हमें बताना है इस एग्जाम्पल को, क्या यह एल्कोहल है। जैसे C दे दिया जाए, C के साथ यहाँ पर OH दे दिया जाए, इसके साथ यहाँ पर NH2 दे दिया जाए, और इसके साथ यहाँ पर R दे दिया जाए, और इसके साथ यहाँ पर दे दिया जाए H, R ही दे देते हैं। अब आपको बताना है क्या यह एल्कोहल है। बिल्कुल नहीं है। आप इस परिभाषा को ध्यान में देखिए, क्या इसकी सभी बैलेंसियाँ R से अथवा H से बैलेंस हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि H लगा हुआ है इस कार्बन से, नहीं, बिल्कुल H नहीं लगा हुआ है, ये N से ऐड है। ये जो नाइट्रोजन है, कार्बन की बैलेंसी नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब यह एल्कोहलिक नेचर का नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और ये एक बैलेंसी हो गई R। यहाँ पर बताना है क्या ये एल्कोहलिक नेचर का है। बिल्कुल नहीं है, यह एल्कोहल नहीं है। हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित है, जब इसका हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो कुछ यह प्रॉपर्टी एल्कोहल की भांति दिखाया जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए क्या एल्कोहल है, तो परिभाषा पर आप जाएंगे तो आपको H और C तथा R इनसे बैलेंस होना बताया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं OH ऐसे हो गया, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहाँ पर देखिए बैलेंसी इसकी O से और R से बैलेंस है, इसलिए यह भी एल्कोहलिक नेचर का नहीं होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा सबको। यहाँ पर देख रहे हैं O और R लगा हुआ है, इसलिए यहाँ OH होते हुए भी एल्कोहलिक नेचर का नहीं होगा। चलिए और भी एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल लें ताकि आपका सस्पेंस दूर हो जाए कि हर जगह लगा हुआ OH एल्कोहल नहीं होता है। जैसे एक और है, इस कार्बन को ऐसे कर दिया जाए और ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, आप समझ गए होंगे कि हम किसी बेंजीन की बात कर रहे हैं। ये C केवल दिखाने के लिए है, प्रत्येक कोने पर C पाया जाता है, और यहाँ पर कर देते हैं समझने के लिए ऐसे कर, डबल बॉन्ड ये हो गया, और यहाँ लगा देते हैं OH। अब कहा जाए क्या एल्कोहल है, देख रहे हैं यहाँ पर भी OH लगा हुआ है और इस पर है कार्बन, यहाँ कर देते हैं कार्बन, और ये क्या OH है। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और इसके साथ साथ इसके अंदर एक प्रवेशित है हाइड्रोजन। अब तो ये बिल्कुल लग रहा है, एकदम 100% कन्फर्म हो गया कि एल्कोहल है, लेकिन ध्यान रहे यह भी एल्कोहल नहीं है। इसके पहले हमने इसको एल्कोहल बताया था, लेकिन समझिए ध्यान से, यह बेंजीन के नाभिक से जुड़ा हुआ OH है। इसको भी नोट में रखेंगे, जब बेंजीन के नाभिक से, न्यूक्लियस से कोई हाइड्रॉक्सी समूह ऐड होता है तो वह एल्कोहल नहीं होता है, बल्कि वह फिनाल होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये OH इस कार्बन से लगा हुआ है, और इस कार्बन से लगने का मतलब OH इसके नाभिक से लगा हुआ, न्यूक्लियस से लगा हुआ है। इसका अटैचमेंट न्यूक्लियस से है, क्योंकि जो कार्बन देख रहे हैं
केवल दिखावा है कि यह कार्बन और सारी बैलेंसियाँ इसकी कार्बन से और हाइड्रोजन से बैलेंस हैं, देखने में तो है ही, लेकिन इसका सीधा संपर्क इस कार्बन के साथ बेंजीन के नाभिक से है। हाँ, ये होता, ऐसा कुछ होता, जैसे बना दें, ये देखिए ये है, यहाँ पर ये कार्बन होता, अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन हो गया, इसके साथ फिर जोड़ दिया था OH, मिटा दें ऊपर, इसके साथ जोड़ दिया था OH, और OH के बाद इस कार्बन की वैलेंसी अभी नहीं पूरी है, ये एक कार्बन से पूरी है, यहाँ पर हम R लगा देते या H लगा देते, तब ये एल्कोहल होता, लेकिन ऐसी दशा में एल्कोहल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कार्बन नाभिक से यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो OH देख रहे हैं ये नाभिक से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब तक न्यूक्लियस से हाइड्रॉक्सी समूह ऐड नहीं करेगा तब तक वो एल्कोहलिक नेचर में होगा, और जैसे ही ये हाइड्रॉक्सी समूह बेंजीन के न्यूक्लियस से अटैच हो जाता है उसमें नेचर एल्कोहल का आ जाता है। क्या हमने कहा? जैसे ये हाइड्रॉक्सी समूह बेंजीन के न्यूक्लियस से अटैच हो जाता है तैसे ही उसकी जो एल्कोहलिक प्रॉपर्टी होती है वो गायब हो जाती है, उसमें आ जाती है फिनालिक प्रॉपर्टी। फिलहाल फिनाल भी आपको पढ़ना है, लेकिन एल्कोहल के बाद पढ़ना है। लेकिन ज़रूर जानें कि फिनाल कब कहा जाएगा? जब हाइड्रॉक्सी ग्रुप बेंजीन के नाभिक से जुड़ा हो। क्लियर हो गई ये बात? अब चलते हैं, एल्कोहल क्या है इसको ज़रूर जान गए आप। अब जानते हैं कि एल्कोहल को क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन भी बता दें आपको, ये सामान्य परिचय भी चल रहा है, क्या देते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए इसको दो क्लासों में बांट लेते हैं, एक है सैचुरेटेड, और दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, हिंदी कहें तो इसको बोलते हैं संतृप्त एल्कोहल, और दूसरा है असंतृप्त एल्कोहल। असंतृप्त एल्कोहल। हाँ, क्या होता है संतृप्त एल्कोहल? संतृप्त का मतलब होगा जिसमें कहीं भी पाई बॉन्ड का नेचर ना आए, ऐसा एल्कोहल जिसमें पाई बॉन्ड का नेचर ना आए, लेकिन वो एल्कोहल की परिभाषा को कंप्लीट करते हों। मतलब जहाँ से OH जुड़ा हो उस कार्बन की सारी वैलेंसियाँ एल्काइल से अथवा हाइड्रोजन से संतुलित होती हों, तब हम उसे बोलेंगे एल्कोहल। लेकिन कभी भी उन परिभाषाओं का खंडन नहीं होना चाहिए जो इसकी मुख्य परिभाषा के अंतर्गत आती है। जैसे देखिए संतृप्त में जैसे दिया जाए आपको CH3, CH2 और ये OH, यहाँ पर कभी भी देखिए ध्यान से खंडन नहीं होगा। इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर हम लगा देते हैं OH, इसकी दोनों वैलेंसियों पर दिया गया H और एक वैलेंसी पर दिया गया CH3। तो परिभाषा का खंडन भी नहीं हुआ और कहीं पर द्विबंध अथवा त्रिबंध भी नहीं पाया गया। अगर ऐसा है तो संतृप्त एल्कोहल कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यहाँ पर देख रहे हैं। इसे भी अगर हम उस परिभाषा के दायरे में लेकर के आते हैं तो ये कार्बन है जहाँ से OH जुड़ा हुआ है, कार्बन हो गया। इसकी दोनों वैलेंसियों पर देख रहे हैं H और H, इसकी एक वैलेंसी पर CH है और इसकी दोनों वैलेंसी पर CH3। बेसिकली हमको यहाँ नहीं जाना है, हमको इसी कार्बन तक सीमित रह करके बात करना है और इससे जुड़ा हुआ OH इस वाले एग्जाम्पल में। तो देखिए OH जुड़ गया, दोनों वैलेंसी पर हाइड्रोजन हो गया, एक वैलेंसी पर कार्बन हो गया, तो यह एल्कोहल है
और साथ साथ ये संतृप्त एल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी द्विबंध अथवा त्रिबंध नहीं पाया गया। जबकि असंतृप्त एल्कोहल में देखिए ऐसे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर देखिए इस कार्बन की बात करें जहाँ से OH जुड़ा हुआ है, OH के जोड़ देते हैं, और ये है आपका हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड है आपका क्या CH2। यहाँ पर देखिए 4 वैलेंसी जो होती है कार्बन की वो पूरी है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन। बात जो हमने बताया था कार्बन और हाइड्रोजन से ही संतुलित होना चाहिए, तो बिल्कुल है वो, और हाइड्रॉक्सी समूह भी लगा हुआ है इस स्टार युक्त कार्बन से। तो ये एल्कोहल तो है लेकिन असंतृप्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाया गया क्या द्विबंध, डबल बॉन्ड पाया गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं असंतृप्त एल्कोहल। कहीं पर भी यदि डबल बॉन्ड पाया जाए, मतलब जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा हुआ हो वहाँ पर अगर डबल बॉन्ड से उसकी बैलेंसी कंप्लीट होती है और वो उस परिभाषा को मतलब कह सकते हैं जो परिभाषा हमने पहले दिया कार्बन और हाइड्रोजन से बैलेंस होने का, उसे विचलित न करता हो तो वह एल्कोहल होगा। तो सारे कंपाउंड जो हैं, एक आध कंपाउंड और ले लेते हैं और देखिए जरा ध्यान से, यहाँ दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर भी देखिए यह C है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है। तो ये भी इसका भी नेचर एल्कोहलिक का होगा, यानी यह हाइड्रॉक्सी समूह इस पूरे कंपाउंड को एल्कोहलिक नेचर में ले आता है। यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल की भांति बिहेव करेगी, बस किसकी भांति असंतृप्त एल्कोहल की भांति व्यवहार करेगी। तो बिल्कुल अब आप समझ गए होंगे, इसको 2 क्लासों में बांटा गया, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड, संतृप्त एल्कोहल और असंतृप्त एल्कोहल। अब हम चलते हैं थोड़ा संतृप्त एल्कोहल को और क्लासीफाइड करेंगे तो नए नए प्रकार के एल्कोहल क्रिएट होंगे। चलिए अब हम संतृप्त की बात करें, असंतृप्त को हटा देते हैं, यहीं तक इसको सीमित करते हुए संतृप्त में देखते हैं इसको भी कुछ क्लासीफाइड किया गया है। कैसे कैसे क्लासीफाइड किया गया है इसे जरूर जानेंगे। चलिए देखते हैं। आप लोग कमेंट का जो स्थान बना हुआ है वो इस समय खाली छोड़ दे रहे हैं। अगर कहा जाए फिल इन द ब्लैंक्स तो आप लोग उसमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन का जो ऑप्शन है उसको भी आप पूरा करते रहिए। हमारे कहने का मतलब कमेंट ज़रूर करिए, कैसा लग रहा क्लास, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। आप कमेंट करेंगे तो उससे जानकारी हमको बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग। चलिए देखते हैं एलिफैटिक एल्कोहल या जिसको हम संतृप्त एल्कोहल भी बोलते हैं। एलिफैटिक एल्कोहल या इसी को हम कह सकते हैं सैचुरेटेड एल्कोहल। चलिए देखते हैं, इसको हम क्लासीफाइड करने जा रहे हैं। तो क्लासीफाइड करने से पहले कुछ नेचर्स होते हैं। किस नेचर में हम क्लासीफाइड करेंगे? एक है कार्बन के नेचर के आधार पर, दूसरा है हाइड्रॉक्सी समूह के प्रेजेंटेशन के आधार पर। कभी कभी होता क्या है कि हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या 2 या 2 से अधिक होने लगती है, तब उसे हम क्या कहते हैं। और ये भी देखते हैं कि जो जुड़ा हुआ एलिफैटिक समूह है, एल्काइल समूह है, वो किस प्रकृति का है, इसे भी देख करके तो हम इस आधार पर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। एक बार आप लोग हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर देख लें कैसे इसका कितने भागों में बांटा गया है। हम पहले कर लेते हैं ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप। पहले ये जान लेते हैं, उसी में क्लास बन जाएगा, प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक का, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मान लिया जाएगा पूरे एलिफेटिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन रहा। जैसे देखिए इसमें होता क्या क्या है, मोनोहाइड्रिक, बहुत आसान है। देखिए मोनो का मतलब हो गया एक, यानी कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH की संख्या केवल एक पाई जाए। ये देख लीजिए, यहाँ पर R हो, H हो, H हो, कुछ भी हो, परिभाषा को विचलित न करने वाला हो, इस पे केवल देख रहे हैं एक ही OH पाया गया है, और एक OH के कारण इसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये पहला हो गया। दूसरे की बात करें जिसका नाम है डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में ध्यान दीजिएगा कि CH2 यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ या नीचे लगा दें, कहीं पर भी लगा सकते हैं, समझने के लिए नीचे ही लगा देते हैं क्योंकि ये अच्छे समझ में आएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, इस पे एक समस्या है, उस समस्या को भी दूर करेंगे, लेकिन पहले जानिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। ऐसे एलिफेटिक एल्कोहल जिसमें OH की संख्या 2 हो, 1 और 2, और साथ साथ इस बात का ध्यान रहे कि दोनों OH एक ही कार्बन पर नहीं होना चाहिए। ये नोटेबल पॉइंट है कि दोनों OH, जैसे ये देखिए, ये है आपका OH और ये है OH, यहाँ पर कर दे हम H, यहाँ पर कर दे, चलिए R कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं यदि ये दोनों OH एक ही कार्बन पर हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि अस्थायी हो जाएगा, ये अस्थायी कंपाउंड होगा। एल्कोहल नेचर तो दिखाई दे रहा है कि हाइड्रॉक्सी समूह लगा हुआ, लेकिन ये एल्कोहल नहीं होता है क्योंकि ये अस्थायी होता। कैसे? क्योंकि ये इस प्रकार से देख रहे हैं, H2O अणु को निकाल देता बाहर, और जब H2O अणु को बाहर निकाल देगा तो कार्बन में एक हाइड्रोजन ये हो गया और हाइड्रोजन लगा देते हैं, और C डबल बॉन्ड O ये कीटोन अथवा एल्डिहाइड का रूप ले लेता है। यहाँ देखिए, था तो ये एल्कोहल के रूप में, इसमें 2 हाइड्रॉक्सी समूह लगे हुए थे, लेकिन ये एल्कोहलिक रूप को ना लेकर के ये एल्डिहाइड का अथवा कीटोन का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से दोनों OH का एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होना आवश्यक नहीं है, दोनों अलग अलग प्रकार के कार्बन से जुड़े होंगे तब वो एल्कोहल कहलाएगा, अन्यथा यह एल्कोहल ना होकर के एक अस्थायी कंपाउंड होगा जो कि हमने बताया कीटोन में अथवा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब तीसरे को देखते हैं। तीसरा है आपका ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में वही सारी बातें कि एक ही कार्बन पर ऐसा ना हो कि तीनों OH डाल दीजिए, अलग अलग कार्बनों पर। जैसे देखिए 1 2 3 4 हो गया ये। आप एक OH यहाँ लगा दीजिए, एक OH यहाँ लगा दीजिए, चलिए एक OH यहाँ लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे परिभाषा को डिस्टर्ब ना करते हो। यहाँ पर H लगा दो, यहाँ पर R लगा दो, कुछ भी लगाओ, RH हमारे कहने का मतलब लगे, लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही कार्बन पर चार बैलेंसियाँ होती हैं, वहाँ पर आप 3 OH को जोड़ करके ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोले, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ तो लगा दिए तो ही कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुल मिला करके आपको 3 हाइड्रॉक्सी समूह दिख रहे हैं और उस परिभाषा को विचलित नहीं करते हैं जो पहले बताया गया, तो इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे ग्लिसरॉल का नाम आपने देखा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, ऐसे उसका एग्जाम्पल बना करके लिख दें हम। ये हो गया जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH। यहाँ पर देख रहे हैं 3 जगह पर OH समूह लगा हुआ है, तीनों अलग अलग कार्बनों पर हैं, इसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल भी बोलते हैं।
इसको सामान्य रूप से इसका नाम ग्लिसरॉल भी होता है। चलिए इसी प्रकार से अब आगे चौथा है, चौथे को आप बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बस करना क्या है कि जैसे इसी एग्जाम्पल में हम बढ़ा देते हैं एक एच हटा करके, यहाँ पर CH2OH, यानी अब ये कह सकते हैं कि जब किसी कार्बन की श्रृंखला में हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या 3 से अधिक हो जाए, देख रहे 3 तक होंगे तो ट्राई होंगे, 3 से अधिक हो जाएंगे तो ये जाकर के पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। आप चेन बढ़ाते जाइए कार्बन का और OH को जोड़ते हुए चले जाइए, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। जैसे आप नाम सुने होंगे ग्लूकोज का, ग्लूकोज में देखिए ऐसे होता है, ग्लूकोज में यहाँ पर बना दें, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखे होंगे कि डबल बॉन्ड O और H लगा था, उसको छोड़िए, सॉरी क्या लगा दिया हमने, ये ऐसे हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं एक OH, H OH H OH H OH H हो गया, OH हो गया, H और H। कहने का मतलब ये हो गया कि एक OH, 2 OH, 3 4 5 OH आपको दिखाई दे रहे हैं और पांचों अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं। इसको हम बोलते थे पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड होता है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, ये सारी चीज़ें आगे आपको मिलेंगी। लेकिन ज़रूर जानिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है वो पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड होता है। देख रहे हैं 3 हाइड्रॉक्सी से ज़्यादा लगे हुए हैं, 5 हाइड्रॉक्सी लगे हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। OH की संख्या के आधार पर हम इसे कैसे क्लासिफाइड किए हैं, इसको आपने देख लिया। मोनो के लिए 1, डाई के लिए 2, ट्राई के लिए 3 और पॉली के लिए 3 से अधिक। तो ये हो गया। अच्छा, एक भाग इसका और बचा हुआ है, वो भाग ये है कि एल्किल की संख्या के आधार पर हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। और इस एल्किल ग्रुप में केवल और केवल हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। किसकी बात करेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। क्लासिफिकेशन के अंदर भी क्लासिफिकेशन है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जहाँ पर केवल एक ही OH लगा हो, उसमें एल्काइल की संख्या के आधार पर हम एलिफैटिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। कैसे, जैसे एक कार्बन ले लें, कार्बन का एक OH यहाँ लगा दें और इसकी तीनों बैलेंसियाँ ये हो गई। यदि इन दोनों बैलेंसियों पर HH हो और एक बैलेंसी पर R हो तो इसको हम 1 डिग्री या इसी को बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्काइल की संख्या केवल 1 है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल में हो गया, पहले चारों बैलेंसियाँ बना लें, यहाँ जोड़ देते OH, एक एल्काइल, 2 एल्काइल और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो देख रहे हैं यहाँ पर एल्काइल की संख्या कितनी हो गई, 2, तो इसको हम डिग्री बना लेंगे 2, इसको लिखेंगे सेकेंडरी, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और तीसरे की बात करें, तीसरे में आपको चारों बैलेंसियाँ 1 2 3 और ये चारों बैलेंसियाँ हो गई है। अब इन चारों बैलेंसियों पर एक पर OH होगा और 3 बैलेंसियाँ देख रहे हैं एल्काइल से बैलेंस्ड हैं, तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री या इसको बोलते हैं टर्सरी। गड़बड़ हो गया, टर्सरी 3 डिग्री हो गया। तो देख लिया आपने, मोनोहाइड्रिक को भी 3 भागों में बांट दिया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और शुरुआत में देख लिया कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, वो 4 भागों में बट गए, ये 3 भागों में बट गए।
बस केवल आपको पहचान करना है कि दिया गया एल्कोहल हमारे सामने वो कैसा है, एक हाइड्रॉक्सी समूह का है कि 2 का है, वो प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल। उसमें आपको ये बताना होगा कि यह प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पहचान जाएंगे तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में दिक्कत नहीं आएगी, आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दे दें CH3 CH2 CHOH, आपसे कहा जाए बताइए यह किस प्रकृति का अल्कोहल है। तो देखिए, अब जहाँ से OH लगा हो उसी कार्बन को स्टार करिए। इस कार्बन को हमने स्टार कर लिया, यहाँ से लगा हुआ OH और इसके साथ एक लगा हुआ H, और ये जो इतना बड़ा भाग है वो है R, ये हो गया R। यहाँ पर 2 H, एक H लगा हुआ, ये एक OH हो गया। अच्छा CH2 करना था, यहाँ पर H हो गया, 2 जगह पर H और एक जगह पर क्या लगा हुआ एल्काइल। तो निश्चित हो गया ये कैसा होगा, यह प्राथमिक एल्कोहल होगा। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे CH3 CHOH CH2 CH3, ये किस प्रकार का अल्कोहल है। अब आप इस कार्बन को स्टार कर लीजिए और इस कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को ऊपर कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक कार्बन यानी कि एक एल्काइल इधर लगे हुए हैं, एक एल्काइल इधर लगा हुआ है, ये 2 एल्काइल है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल जैसे दिया जाए CH3 का होल थ्राइस CHOH, CHOH नहीं COH ऐसे करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। COH, तो ओपन करिए, C लगाइए, इसके साथ लगा हुआ है OH और इसकी तीनों बैलेंसियाँ जो हैं वो हैं CH3 CH3 हो गया। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और 3 एल्काइल ग्रुप होने के कारण 1 एल्काइल 2 एल्काइल 3 एल्काइल, इसकी डिग्री हो जाती है 3। तो 3 डिग्री का ये एल्कोहल है। तो बहुत आसानी से आप ये समझ सकते हैं, बस करना क्या है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो उस पर आप स्टार लगाइए। स्टार लगाने के बाद ज़रा देखिए कि उसकी जो अन्य तीनों बैलेंसियाँ हो कैसे बैलेंस हैं, आपको मालूम चल जाएगा। यदि वो बैलेंस है एल्काइल से, कितने एल्काइल हैं ये देखेंगे, 1 एल्काइल है तब आप उसको प्राइमरी बोलेंगे, 2 एल्काइल है तो उसको आप सेकेंडरी बोलेंगे, और 3 है तो उसको 3 डिग्री यानी टर्सरी बोलेंगे। इस प्रकार से आप एल्कोहलों का क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। और अब जानना है, थोड़ा सा बता दें IUPAC नाम, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई कंपाउंड दिया जाए और उसका आप नाम न बता पाएँ तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर कंपाउंड का आप नाम जानिए, वो भी सामान्य नहीं। IUPAC सामान्य नाम जल्दी तैयार नहीं होता है और IUPAC की उपयोगिता सब जगह है, तो IUPAC जरूर जानिए। तो IUPAC पढ़ने से पहले बता दें आपको, आपने पिछला क्लास हमारा देखा होगा, IUPAC से रिलेटेड एक वीडियो बनाया गया, एक क्या 2 या 3 होगा, उसमें क्रम वाइज हमने बताया है कैसे किसका हम नामकरण करते हैं। चलिए फिलहाल जो नहीं देखे हैं वो इसी में देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि जा करके वो पिछली वीडियो को देखिए, वो स्वतः जा करके आप देख सकते हैं। ये मेरे रिकमेंड की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप चैनल पर नए होंगे तो थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी था कि आप पिछले पर जाइए। जो लगातार जुड़े हुए हैं उनको पता है, कंटिन्यू जो पढ़ रहे हैं, कि एक एक क्लास को हमने बड़े अच्छे से ये बताते हुए कि आगे की क्लासों में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसी के बेस पर हमने पिछले वाले वीडियो में रख दिया है इस चीज़ को। लेकिन जो नए हैं वो आज पहले यहाँ जान लें, फिर जा कर के देखेंगे। देखिए, जब भी एल्कोहल का आपको IUPAC नामकरण करना हो और उस कार्बन की श्रृंखला में केवल और केवल OH ग्रुप उपस्थित हो क्रियात्मक रूप में, मुख्य क्रियात्मक रूप में, तो कार्बन का अंकन करना सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी काम है। उस सिरे से करते हैं जहाँ से OH आपको निकट मिलता हो, और अंत में अनुलग्न के रूप में R लगा करके उसका नामकरण कर देते हैं। बस इतनी सारी बातों को ध्यान में रखना है, और इन्हीं बातों के साथ हम शुरू कर देते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए नामकरण। जैसे देखा जाए यहाँ पर इस वाले पार्ट पर पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 OH। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कुल मिलाकर के आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहा है, 1 नंबर ये, 2 नंबर। हमने 1 क्यों दिया,
क्योंकि OH यहीं से जुड़ा हुआ है और ये जल्दी मिल जाता है। यहाँ से करेंगे तो OH 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिलना जरूरी होता है, यानी कम नंबर 1 न मिले लेकिन न्यूनतम अंक मिलना जरूरी होता है। तो 1 नंबर मिल गया, इसलिए यही सही है। 1 2 के लिए एथेन होता है, और इसमें हमने कहा था आल, इसको आल बोल। 2 नाम होते हैं OH के, 2 नाम, एक होता हाइड्रॉक्सी, एक होता आल। हाइड्रॉक्सी जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, और ये जो होता है वो होता है सफिक्स। तो हमें सफिक्स चुनना है, क्योंकि जब क्रियात्मक समूह के रूप में केवल OH ही उपस्थित हो, फिलहाल एल्कोहल में OH ही रहेगा। जो हम बताने जा रहे हैं उसमें केवल OH को लेकर के बताएंगे, और अंकन आप वहीं से करेंगे जहाँ से निकटतम से निकटतम मिल जाए। तो यहाँ से एक ही नंबर पर। अब 2 कार्बन के लिए एथेन हो गया, एथेन में जोड़ेंगे सफिक्स, सफिक्स के रूप में है आल, इसका नाम होगा एथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, 2 कार्बन के कारण। और देखा जाए जैसे ये एग्जाम्पल है CH3CH OH CH2, या CH करें, CH3 कर देते हैं, CH2 CH3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसके नाम की बात करें तो आप देख रहे हैं कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। सबसे ज़्यादा कार्बन हमको इस रास्ते पर मिल रहे हैं, 5 कार्बन। लेकिन ये देखना है इस रास्ते पर सबसे पहले OH कहाँ मिल रहा है, इधर से या इधर से या इधर से। तो 1 2, यहाँ 2 नंबर पर 1 2 3 4, यहाँ पर तो गड़बड़ है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाता है। तो या तो ऐसे जाए या तो ऐसे आए, सही क्या होगा, इधर से जाना, क्योंकि इधर से जाने पर जो आपका OH है वो जल्दी मिल जाता है 2 ही नंबर पर। 5 हो गया। 5 के लिए पेंटेल, और 3 पर जो जुड़ा हुआ है एक पार्श्व श्रृंखला साइड चेन 1 कार्बन की लगी हुई है, जिसको मेथिल बोलते हैं। तो नाम क्या होगा इसका, पहले लिख दें 3 मेथिल। 3 मेथिल हो गया। 3 मेथिल के बाद आप देखेंगे कि OH कितने पर है, 2 नंबर पर है, और कार्बन कुल कितना 5 है। तो कहेंगे इसको पेंटेन, पेंटेन होता है। उसी पेंटेन में आप सफिक्स जोड़ेंगे क्या, आल, इसका नाम होगा पेंटेनॉल, 3 मेथिल पेंटेनॉल। तो आपको क्लियर हुआ। अगर यहीं पर OH की संख्या को बढ़ा दिया जाए, देख रहे हैं CH2 OH CH OH CH2 OH, यहाँ पर देख रहे 3 OH लगे हुए हैं। हमें उससे नहीं मतलब है प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, मोनोडाई, ट्राई है, पॉली है, उससे कोई मतलब नहीं। हमको नामकरण करना है। और ये भी नहीं मतलब है कि दिया गया कंपाउंड अस्थाई है कि अस्थाई है, हमको केवल नामकरण करना है जहाँ पर हाइड्रॉक्सी समूह लगा हुआ। देखिए यहाँ से आपको 1 2 3 कार्बन मिल गया, यहाँ से भी 1 2 3 3 ही कार्बन कुल मिलेगा। और कहीं से भी अंकन करिए, क्योंकि OH सब जगह पर एक ही नंबर पर 1 2 3 सब एक ही नंबर पर है, न्यूनतम अंक एक ही पा रहा है, 1 2 3 1 नंबर यहाँ से करते तो भी 1 2 3 वही 1 नंबर पाता। तो देखिए लिख सकते हैं ये प्रोपेन है, तो 1 2 3 ट्राई 3 बार है तो लिखेंगे ट्राई, और नाम हो जाएगा ट्राई प्रोपेन ऑल। क्लियर हुआ कि 3 तक, यानी कि प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रॉक्सी समूह लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ही इसका नामकरण करना है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आपको बता दें कि इसमें आइसोमेरिज्म, जिसको आप समावयता कहते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन समावयता पाया जाता है। देखिए आइसोमेरिज्म में हम तो कहेंगे मुख्य समावयता के बारे में, तो क्रियात्मक को कभी नहीं भूलेंगे, क्रियात्मक समावयता को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है ईथर। और ईथर इसका एक प्रबल समावयी होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है IPSC इसमें ये आइसोमेरिज्म में होता भी यही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उनका स्ट्रक्चरल या कह सकते हैं स्टीरियो के उसमें त्रिविम जिसको बोलते हैं स्टीरियो,
अलग अलग हों, तब जा कर के ये समावता कहा जाएगा। अभी हम पहले ईथर और एल्कोहल के बीच में देखें तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं। क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? जैसे देख रहे हैं कि CH3CH2OH ये हो गया, यही बदल जाता है इस रूप में भी CH3OCH3। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर फार्मूले की बात करें तो C2H 2 2 4 3 2 5 1 6 C2H6O है, यानी कि फार्मूला जो होता है अल्कोहल का CnH2n+1 और ये OH। ध्यान दीजिएगा, 2 कार्बन 2 2 2 नहीं 4 4 1 5 5 1 6। देख रहे हैं, ये फार्मूला अल्कोहल का है। यही अल्कोहल का फार्मूला ईथर भी तैयार करता है। देख रहे हैं, या इसको एक दूसरे रूप में लिखें CnH2n+2 और यहाँ पर कर दें O। बात वही है भाई, यहाँ पर 2 2 ने 4 4 1 5 5 1 6 हाइड्रोजन हुआ यहाँ पर भी, और 2 2 ने 4 और 4 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हुआ। ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इस प्रकार से इसमें एल्कोहल में और ईथर में एक समावता पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावता। ये यहाँ पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप है और यहाँ पर ईथर ग्रुप है। दोनों क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसलिए इसमें अगर पाया जाएगा, एल्कोहल में समावता पाया जाएगा क्रियात्मक समूह समावता, और ये क्रियात्मक समूह समावता ईथर के साथ संबंधित करके देखा जा सकता है। इसमें एक और, जैसे अगर स्थान समावता की बात करें, स्थान समावता भी पाया जा सकता है। स्थान में हाइड्रॉक्सी समूह केवल अपने स्थान को चेंज कर सकता है। जैसे पोजीशन की बात करें, पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें, ऐसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका नाम 1 2 3 4, इसका कहेंगे हम ब्यूटेनाल। ब्यूटेनाल कह दिए, ब्यूटेनाल आप 1 कह दीजिए, क्योंकि समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ही नंबर पर OH लगा हुआ, 1 2 3 और 4, एक नंबर पर OH लगा हुआ है, हो गया ब्यूटेनाल। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CHOH CH2 CH3, यहाँ पर भी ब्यूटेनाल हो गया, लेकिन 1 2 3 और ये 4 2 नंबर पर लगा हुआ है। तो आप बोलेंगे क्या, ब्यूटेनाल 2, या इसी को बोलते हैं 2 ब्यूटेनाल। तो देखिए स्थान चेंज हो गया, पहले यही हाइड्रॉक्सी ग्रुप ये 1 नंबर पर था और यहाँ पर आ गया 2 नंबर पर, लेकिन इसके फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं लाया। यदि कोई चेंजिंग फार्मूले में नहीं लेकर के आता है, नहीं किस फार्मूले में, मॉलिक्यूलर फार्मूले में, तो इस प्रकार की जो समावता होगी वो पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी पोजीशन समावता कहलाएगी। एक और है, और एक वो कौन सा है, इसको भी हम कर दें, बहुत जल्दी इसको बता दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है बहुत आसान सी टॉपिक है। ये बीच रास्ते में होने के कारण इसको हम तेज़ी से लेकर के चल रहे हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं, आप पिछली क्लास में भी इसको देखे थे आइसोमेरिज्म की बात, इसलिए इसको हम बहुत फास्टली कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपका कोर्स जल्दी जल्दी आगे बढ़ता रहे। जो चीज़ें बहुत सरल हैं उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ हल कर दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल। जो थोड़ा सा टिपिकल होंगे उसको हम कई एग्जाम्पलों के रूप में लेंगे, जैसे 3-4 एग्जाम्पल ले लेंगे, लेकिन एकदम सरल हैं 1 एग्जाम्पल अधिकतम 2 एग्जाम्पल में ही पूरा कर देंगे। ये सब तो केवल एक ही एग्जाम्पल लायक है, इसलिए इसको हम कम से कम समय दे रहे हैं। चलिए दूसरा है चेन आइसोमेरिज्म, ये भी आप जानते होंगे, इसको भी चेन आइसोमेरिज्म कब होगा, जैसे कार्बन के चेन में ही परिवर्तन हो जाए, कार्बन की श्रृंखला में ही परिवर्तन। जैसे देखिए यहाँ पर दिया जाए CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हो गया, इसका नाम क्या होगा, अभी लिखे थे, आपने लिखा था ब्यूटेनाल या ब्यूटेनाल 1 या ब्यूटेनाल, कोई बात नहीं, 1 लिखिए या न लिखिए। जब आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म समझाना होता है तो 1 2 का प्रयोग करिए। यहाँ पर जब 1 नंबर पर है तो कोई मतलब नहीं, ब्यूटेनाल हो गया। हाँ देखिए कार्बन की श्रृंखला इसमें कितनी है, 4,
4 कार्बन हैं, इन्हीं 4 कार्बनों का चेन बना हुआ है। अब आप देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। जरा ध्यान से देखिए, क्या 4 कार्बन इसमें भी हैं? बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 हो गया, गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर OH लगा दिए तभी 4 बनेगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, इसमें भी, ऊपर वाले में भी है। नंबर ऑफ कार्बन आपको मिल गया 4, 4 कार्बन 4 कार्बन। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन इसमें जो है हाइड्रोजन 10 है। इसमें ज़रा देखिए 2 1 3 3 6 7 3 10, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो सारी बातें तो सेम है, बस इसमें चेन, कार्बन का चेन डिस्टर्ब हुआ है। यहाँ पर कह सकते हैं 1 2 3। अब ये हो गया प्रोपेन। अब तक क्या था इसके पहले? ये ब्यूटेन था, लेकिन अब क्या हो गया? प्रोपेन। नाम नहीं लिख रहे हैं, केवल बता रहे हैं ये ब्यूटेन था, ये यहाँ पर क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन का चेन हो गया और यहाँ पर 4 कार्बन का चेन था। तो कार्बन का चेन घट गया, लेकिन उसके अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक नया आइसोमेरिज्म है, उसको भी बताते चलें। और नया आइसोमेरिज्म कौन सा है आपको पता हो गया। ये चेन हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो आपको पहले बताया गया, ज़्यादा चर्चा हमने उस पर किया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हों, समतल ध्रुव प्रकाश की तल को दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमा देते हों, ऐसे पदार्थों को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वही होते हैं जिसमें कायरल कार्बन पाया जाता है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? इनकी चारों वैलेंसियाँ डिफरेंट समूहों से एडजस्ट हों, उसे बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन के कंपाउंड को जब हम किसी समतल ध्रुव प्रकाश के सम्मुख रखते हैं, वह उसको रोटेट कर देता है, लेफ्ट साइड अथवा राइट साइड घुमा देता है। तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का कह सकते हैं एक उदाहरण भी होता है, और उस प्रकार की समावयता को प्रदर्शित भी करता है, जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, प्रकाशिक समावयता कहते हैं। वो कौन सा कंपाउंड है एल्कोहल में, उसको देख लेते हैं। लगभग बहुत सारे कंपाउंड हैं, यानी कि हर प्रकार के यौगिकों में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे देखिए, मिलता रहेगा, बताते रहेंगे। कार्बन है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर OH लगा देते हैं, यहाँ पर C2H5 लगा देते हैं, यहाँ H कर देते हैं, यहाँ CH3 कर देते हैं। पहले तो गाइस जी आप संतुष्ट हो जाइए, क्या यह एल्कोहल है? चूँकि हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एल्कोहल है। यहाँ देखिए OH लगा हुआ है, यहाँ पर R लगा हुआ है, यहाँ पर R लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है। एल्कोहल की परिभाषा को कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद ये R थोड़ा सा बड़ा है, ये R थोड़ा सा छोटा है, मतलब इस R में 2 कार्बन है, इस R में 1 कार्बन। इसकी अगली वैलेंसी हाइड्रोजन से और अगली वैलेंसी हाइड्रॉक्सी से। तो इस प्रकार का कार्बन जो है वो कायरल कार्बन कहलाता है। कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन। और जो कायरल कार्बन होते हैं, जब ये दर्पण के सम्मुख रखे जाएंगे यहाँ पर, तो ये समतल ध्रुव प्रकाश की तल को दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमा दे। ऐसे घूम जाएगा, कार्बन ऐसे ही रह गया। यहाँ पर हो सकता है C2H5 इधर आ जाए और ये 3C उधर चला जाए, OH वहाँ हो जाए, H यहाँ हो जाए। देख रहे हैं, घुमा दे रहा है। अणुसूत्र वही है, संरचनाएं भी दिखा है, लेकिन इसका जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है, आकाशीय व्यवस्था, वो डिफरेंट हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर अनाध्यारोपण ये प्रतिबिंब बनाते हैं। ये इसका इमेज भी इमेज है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, प्रतिबिंब है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अनाध्यारोपण ये प्रतिबिंब है, पूरी तरह से ढक नहीं सकता है। उठा करके रखेंगे नहीं ढकेगा, लेकिन पलट करके रखेंगे तो ढक लेगा। तो इस प्रकार से यह प्रकाशिक समावयता को भी प्रदर्शित करता है। एल्कोहल में आपने देखा कौन कौन सा? पोजीशन आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल, अच्छा ये होगा, चलिए ये पोजीशन के बाद फंक्शनल ग्रुप,
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, उसके बाद आपने देखा चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद आपने देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म इसमें पाए गए, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, चेन और ऑप्टिकल, इस एल्कोहल में। तो इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे, जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उसमें भी आइसोमेरिज्म की बात होती रहेगी, आइसोमेरिज्म की और IUPAC नॉमेनक्लेचर की। ये बिल्कुल कॉमन है, जब भी आपको परिचय देंगे किसी भी क्रियात्मक ग्रुप के बारे में, क्रियात्मक यौगिक के बारे में, वहाँ ज़रूर आपको हमेशा हर चैप्टर में ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। इसलिए इसको हम बहुत फास्ट सॉल्व कराए हैं। आगे चैप्टर चाहे ईथर होगा चाहे फिनाल होगा, उसमें भी ये सारी बातें चलती रहेंगी। तो बस आज का क्लास यहीं पर क्लोज किया जाएगा। आप लोग इसको खूब अच्छे से देख ही लिए हैं, समझ लिए हैं, और ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज की क्लास कैसी रही, कितना आपको समझ में आया है। कोई सस्पेंशन हो, उस सस्पेंशन को भी उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिया करिए, ताकि हम जब कमेंट देखेंगे तो उस सस्पेंशन को आपको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज की जाती है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खूब मस्ती के साथ इस रसायन चैनल पर पढ़ते रहिए और सपोर्ट भी करते रहिए। सपोर्ट में वही चीज़ें, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, बस और कुछ नहीं करना है, और जो करना हो कमेंट में करना है। चलिए बस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।